कुदरती हरियाली, खिलखिलाती नदी, चिड़ियों की चहचहाहट, खुशहाल सुखी लोगों से भरा हुआ था तेजपुर गांव। गांव में प्रधान थे संपत राव। संपत राम बड़े ही भोले भाले, दयालु और ईमानदार आदमी थे और गांव का बहुत ख्याल रखते थे। बरगद के दरख्त के नीचे चल रही सभा में गांव को मिले एक खास इनाम के बारे में जानकारी दे रहे थे। बहुत ही खुशी की बात है। हर साल की तरह इस साल भी हमें आदर्श कस्बे का तोहफा दिया गया है। ये तोहफा इस बात का सबूत है कि हमारे कस्बे में विकास के साथ साथ सुख शांति भी है। मैं आप सभी लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से मिलजुल कर रहा करें। लेकिन संपत राव जी, विकास और सुख शांति तो ठीक है, पर हर साल की तरह इस साल भी हमारे कस्बे में बहुत तेज ठंड आएगी। उसका क्या करें? उसका कोई जवाब है आपके पास? हर साल ठंड आती है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों को कंबल बांटेंगे, जिसकी वजह से ठंड से हम महफूज रहेंगे। ये था सूरज, संपत राम का इकलौता बेटा। आखिर पापा की तरह ही होनहार और एक नेक दिल इंसान था, जो हमेशा गांव की भलाई के बारे में सोचा करता था। लेकिन इस साल हमें पता चला है कि हर साल से ज्यादा ठंड इस साल आने वाली है। आप फिक्र मत कीजिए, हम इसका रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। रामदास की बात सच साबित हुई। इस साल गांव में बहुत ठंड थी। संपत राम और सूरज ने गांव के लोगों को कंबल बांटे। जितने कंबल बांटे वो लोगों के लिए कम पड़ गए थे। अरे इस साल तो ठंड इतनी है कि 2-3 कंबलों से भी आराम नहीं मिल पा रहा है। हाँ भाई, और इस साल तो कस्बे में संपत राम जी ने जितने भी कंबल बांटे वो भी कम हो गए। अब क्या करें? इस ठंड में बाहर कैसे निकले? घर से बाहर काम नहीं करने जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। करेंगे तो करेंगे क्या? अब लगता है हमें उस धनसुख लाल के मकान पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफी महंगा बेचता है, क्या करे? और कोई रास्ता है तो बताओ। इसलिए गांव के लोग धनसुख लाल की दुकान पर जमा हुए, जिसकी एक कंबल की दुकान थी। देखो भाई, ये कंबल तो 5,000 का है। इसकी क्वालिटी देखो, बहुत ही बढ़िया है। लेना है तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तुम्हारे सरपंच के कंबल की तरह नहीं, उनके बेडशीट और कंबल में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो आपकी नीयत और उसकी नीयत में है। उनके दिए हुए कंबल अच्छी हैं, और आप जो कंबल 5,000 में बेचते हैं ना, उसकी कीमत 2,000 से ज्यादा नहीं है। इतनी ठंड है कस्बे में और आप अपने मुनाफे के बारे में सोच रहे हैं। अरे गरीब आदमी तो गरीब आदमी, रईस इंसान को भी इस कंबल को लेने में दिक्कत होगी। आप भी तो इस कस्बे वाले हैं, आपको जरा भी फिक्र नहीं है इस कस्बे की? मैं तो कस्बे के बारे में ही सोच रहा हूँ। इसके लिए तो इसके रेट कम है। नहीं तो जाओ शहर में, रेट्स पता चलेंगे। 7-8 हजार से कम नहीं मिलेगा इस क्वालिटी का कंबल। गांव की फिक्र तो बस प्रधान संपत राम और सूरज को थी, जो अपने घर में बैठे फिक्र में डूबे हुए थे। अब्बू, इस कस्बे में आई ठंड ने तो जाने निकाल दी लोगों की। हाँ सुना है, और कस्बे में वो मंगलू के अब्बू की ठंड की वजह से मौत हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कस्बे में एक भी खानदान जिंदा नहीं रहेगा। धनसुख लाल अपने फायदे के बारे में ना सोचकर थोड़ा अपने कस्बे वालों के बारे में सोचे तो सब आसान हो सकता है। उसके महंगे कंबल कस्बे वाले लोग कैसे खरीदेंगे? मुझे लगता है कि कल ही मुझे धनसुख लाल से बात करनी पड़ेगी। संपत राम जब धनसुख लाल के घर गए तो उन्हें भी वही जवाब मिला, जिसकी उम्मीद धनसुख लाल से की जा सकती थी। धनसुख लाल, जरा मेरी बात सुनो। तुम कस्बे के बारे में सोचो। जहाँ लोग 500 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, वहाँ लोग 5,000 के कंबल कैसे खरीदेंगे बताओ? आप चाहते हैं कि मैं कंबल कम भाव में बेचूं? अरे मेरी कमाई करने का यही तो सीजन है। अगर अभी पैसा ना कमाऊं तो कब कमाऊं? मैं कम रेट्स में नहीं बेचूंगा कंबल। बस ये तय रहा। संपत राम और सूरज अपने घर में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि इस मुसीबत से गांव के लोगों को कैसे बचाया जाए। संपत राम मायूस आवाज में बोल पड़े। इस कस्बे में जब से हूँ, न जाने कितनी ही दिक्कत इस कस्बे में आई। अब्बू, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ न कुछ हो जाएगा।
मैं जब से प्रधान बना, अपने बच्चे की तरह इस कस्बे को मैंने संभाला है। हर दिक्कत से इसे बाहर निकाला है, लेकिन इस दिक्कत का रास्ता कुछ मिल ही नहीं रहा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने पापा की ये हालत देख सूरज भी बेहद दुखी हुआ। वाकई उसके पापा जब से प्रधान बने थे, अपने गांव को अपने बच्चे की तरह पालते आए थे। अपने परिवार से पहले हमेशा वो गांव के बारे में सोचते थे, लेकिन इस ठंड की मुसीबत ने तो उन्हें मानो अंदर से मार ही डाला था। सूरज भी तो अपने पापा की तरह ही गांव से प्यार करता था। इस पूरे माहौल में वो इस तरह फंस चुका था कि उसका दम घुट रहा था। इसीलिए टहलने के लिए वो गांव से दूर नदी के किनारे पहुंचा। अरे भैया सुनो ना, हमारी बॉल उस बिल में गई है। प्लीज आप हमें उसमें से हमारी बॉल निकाल कर दीजिए ना। कहाँ गई है तुम्हारी बॉल? वो देखिए उधर, उस बिल में गई है। तुम लोगों को यही जगह मिली खेलने के लिए? मैदान में जाकर नहीं खेल सकते तुम लोग? यहाँ बिल है, बिल में पता नहीं क्या हो, सांप बिच्छू का खौफ होता है। भैया आप प्लीज बॉल निकाल दीजिए ना, हम लोग अभी मैदान में चले जाएंगे। प्लीज हमें हमारा बॉल निकाल दीजिए। नाग को देखकर सभी डर गए, लेकिन सूरज तब चौंका जब नाग बोलने लगा। घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर तुम डर गए हो। मैं एक बोलने वाला सांप हूँ। बिल में हाथ किसने डाला? सूरज डरते हुए कहता है, जी जी मैंने। हम बहुत खुश हुए, आपने मेरी बहुत मदद की है। मुझे एक ऐसी चोट लगी जिससे ऐसा फोड़ा बन गया कि ना ही मैं चल सकता था और ना ही किसी जगह बैठ सकता था। तुम्हारे छूने से वो फोड़ा फूट गया और अब मुझे काफी राहत है। तुम्हारी वजह से मुझे इस तकलीफ से राहत मिली है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। साहब जी, आप तो एक दर्द से निकल चुके हैं। आपको तो दर्द का एहसास अच्छे से है। मैं भी एक दर्द से गुजर रहा हूँ जिसका रास्ता मुझे मिल नहीं पा रहा। बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मुश्किल को मिटा सकता हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जी मेरे कस्बे का नाम तेजपुर है। बात यह है कि इस साल कस्बे में बहुत ठंड पड़ चुकी है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। लोग मर रहे हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सके तो मैं आपका एहसान फरामोश रहूंगा। यही तो मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारे शशोपंच का रास्ता मैं निकालता हूँ। फिर क्या था, एक ही पल में सूरज और बच्चों के सामने एक बड़ा सा तंदूर आ गया और सूरज के हाथ में एक जादुई माचिस भी आ गई। ये एक तंदूर है। तुम्हारे हाथ में जो माचिस है, सिर्फ उससे ही ये तंदूर जलेगा, जिसकी वजह से तुम्हारे कस्बे में ऐसी गर्माहट फैलेगी कि कंबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाह, इतना बड़ा तंदूर! अब तो बहुत मजा आएगा। इसमें पूरे कस्बे के लिए रोटियां बन सकती है। जब तंदूर जला तो गांव में खुशी की लहर ऐसी दौड़ी कि ठंड की लहर का नामो निशान मिट गया। गांव के लोग भर भर के सूरज को दुआएं देने लगे, और देते भी क्यों ना, आज उसकी वजह से गांव में सुख और शांति आई थी। वाह सूरज भैया, ये तंदूर से तो ऐसी गर्मी पैदा हो रही है कि कस्बे में किसी को भी ठंड नहीं लग रही है। ये तंदूर तो कमाल का है। इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये सिर्फ सूरज भैया की इस माचिस से ही जलता है। जादू है न ये? जादू तो है रामदास भैया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा कस्बा इस ठंड से बच गया। लेकिन ये सब देखकर गांव का सेठ धनसुखलाल पूरी तरह से जल भुन गया था। इस सूरज ने तो मेरा धंधा बिगाड़ दिया है। मैंने इतने सारे कंबल जो मैंने शहर से खरीद कर लाए हैं, वो सारे के सारे मुझे उस तंदूर में ही जलाने पड़ेंगे। ये तंदूर बहुत परेशान कर रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुना है जो माचिस उस सूरज के पास है, सिर्फ उस माचिस से ही वो तंदूर जलाता है। अगर तुम वो माचिस चुरा लो और उसे बर्बाद कर दो, तो फिर से लोग ठंड से मरने लगेंगे, और उन्हें ठंड से बचने के लिए कंबल तो तुमसे ही खरीदने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो तंदूर की माचिस मेरे हाथ लग जाए?
तुम्हें वो माचिस गांव वालों के नजर से बचा के चुरानी पड़ेगी। एक काम करो, रात के अंधेरे में तुम संपत राम के घर जाओ और वो माचिस अपने हाथ में लेकर उसे खत्म कर दो। रात को सारा गांव जब सो रहा था, तब संपत राम के घर के पीछे वाली खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये सांप मुझे काट लेगा। दंजुक, तुम यहाँ कैसे? तुम चोरों की तरह हमारे घर कैसे आए? तुम्हारी जादुई तंदूर की वजह से तो कस्बे का फायदा हुआ, लेकिन मेरा धंधा चौपट हो गया। मेरा नुकसान हो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता तो मैं पैसे कैसे कमाता? इसलिए मैं तुम्हारी तंदूर की माचिस को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो एक सांप में तब्दील हो गया और अब देखो, जमीन पर पड़ते ही कैसे माचिस बन गया। मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। सामने का दृश्य देखकर क्या हुआ जानने में सूरज और संपत राम को जरा भी देर ना लगी। इंसान लालच में किस तरह अंधा हो जाता है, तुम्हें आज समझ में आया होगा। तुम्हें इस देशपुर के आदमी हो, कस्बे के सुख दुख में तुम्हें साथ देना चाहिए, ना कि लालच में अंधा हो जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती का अफसोस हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए।